के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को करेंगे समर्पित। DBU ग्राहकों को साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक किफायती, सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने में बनाएगी सक्षम। देश में पहली बार हिंदी में होगी MBBS की पढ़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पुस्तकों का विमोचन। प्रोजेक्ट का नाम दिया गया मंदार। उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पुस्तकों का हिंदी में किया जा रहा है अनुवाद। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन आज। 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ता होंगे शामिल। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ठोस बुनियादी सिद्धांतों की सराहना की। कहा, महंगाई नियंत्रण में भारतीय रुपया कई अन्य एशियाई मुद्राओं की तुलना में कर रहा बेहतर प्रदर्शन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत की छवि धूमिल करने का एक कुप्रयास। भारत ने रिपोर्ट की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। बताया 4 में से 3 पैरामीटर बच्चों के स्वास्थ्य से हैं संबंधित, और लिए गए सैंपल साइज पूरे देश का नहीं करते प्रतिनिधित्व। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू। 1 सप्ताह तक चलने वाले कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल मिलने की उम्मीद। T20 विश्व कप 2022 का इंतजार खत्म। आज ग्रुप स्टेज के मुकाबलों से होगा टूर्नामेंट का आगाज। पहले दिन श्रीलंका का मुकाबला नामीबिया और UAE का सामना नीदरलैंड से। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का जलवा जारी। पुरुष वर्ग के 25 मीटर स्पर्धा में उदयवीर और महिला वर्ग में ईशा सिंह ने साधा स्वर्ण पर निशाना। वहीं तेजस्विनी ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। नमस्कार, DD न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां DBU राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर PM लोगों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2022-2023 के केंद्रीय बजट भाषण के अंतर्गत वित्त मंत्री ने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 DBU की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। इन यूनिटों की स्थापना का लक्ष्य डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने में पहुंचाना है। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, 12 निजी बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस प्रयास में भाग ले रहे हैं। ये DBU ब्रिक एंड मोटार आउटलेट से संचालित की जाएंगी, जहां लोगों को बचत खाता खोलने, बैलेंस चेक करने, पासबुक प्रिंट करने, राशि अंतरित करने, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने और ऋण के लिए आवेदन करने जैसी विभिन्न डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। DBU ग्राहकों को साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक किफायती, सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है। देश में ऐसा पहली बार होगा जब मेडिकल की पढ़ाई का हिंदी में शुभारंभ होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे।
इसके साथ ही MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का भी विमोचन करेंगे। अपने दौरे में अमित शाह ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश देश के इतिहास में ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मेडिकल का पाठ्यक्रम मातृभाषा में उपलब्ध होगा। रविवार को राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में देश के गृह मंत्री अमित शाह MBBS की किताबों का विमोचन करेंगे। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी मेडिकल कॉलेज में बने मंदार वॉर रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीय भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। विश्व पटल पर हमारी प्रतिभाएं अपनी मातृभाषा से स्थापित हो सके, इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश में चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी की शिक्षा हिंदी माध्यम से देने की पहल की गई है। हमारी मातृभाषा में हम मेडिकल की शिक्षा भी दे सकें, तो देश में सबसे पहले हमने किया। मूल विषय है कि जो असंभव था वो संभव हो गया। अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। दिन और रात हम मेहनत हुई है, कई लोगों ने अपने आप को झोंका है, खपाया है और एक तरह से यहाँ यज्ञ किया है। ऐसा मंथन हुआ जिसमें से अब हिंदी का अमृत निकल रहा है। इसलिए मैं इस टीम से मिलने और इनको बधाई देने आज यहाँ आया था। ये स्थान भी ऐतिहासिक हो गया है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग लगातार लाल परेड ग्राउंड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा MBBS कोर्स की पढ़ाई की किताबों का विमोचन करने के साथ ही ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। 16 अक्टूबर रविवार को देश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश वो राज्य बनने वाला है जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेगा। हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हम हिंदी की पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं। हमारी जो हिंदी की किताबें हैं उनका विमोचन होगा मेडिकल की फर्स्ट ईयर की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश की सरकार ने ये एक बड़ा काम किया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मध्य प्रदेश सरकार का ये देश के हिंदी भाषी छात्रों को एक बड़ी सौगात है। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने का मोदी सरकार कदम उठा रही है और मध्य प्रदेश के द्वारा हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत इस दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए ग्वालियर चलते हैं। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी वहां पर मौजूद हैं। अजीत, ये बताइए क्या कुछ तैयारियां आज के लिए चल रही हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी हैं चंद्रशेखर, और आज मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है मध्य प्रदेश में और दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है वो मध्य प्रदेश के खाते में आने वाली है। पहला तो हिंदी की पढ़ाई जो है, जो MBBS की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होगी और इसकी शुरुआत जो है आज से होने वाली है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से जो हिंदी में जो ट्रांसलेट की गई है पुस्तकें, 3 पुस्तकें ट्रांसलेट की गई है, उसका वो विमोचन करेंगे और विधिवत रूप से देश में जो है हिंदी में MBBS की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर राजमाता विजयराजे सिंधिया जो एयरपोर्ट है उसके नए टर्मिनल का विस्तार यहाँ पर किया जाएगा, उसका शिलान्यास यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। और ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए क्योंकि जो टर्मिनल नया बन रहा है बहुत ही भव्य और विशाल बन रहा है। करीब 150 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन पर इसे तैयार किया जा रहा है और 500 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है। तो ये 2 बड़ी उपलब्धियां आज मध्य प्रदेश के खाते में आने वाली हैं। और अगर बात करें जो हिंदी में MBBS की पढ़ाई की, देखिए लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। जिस तरीके से नई शिक्षा नीति में भी जो भारतीय भाषाएं हैं उनको उनमें शिक्षा की बात की गई थी, उनको आगे बढ़ाने की बात की गई थी, उसी के तहत ये प्रयास किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि हिंदी में MBBS की पढ़ाई की शुरुआत जो है
है वो करेगा। और मतलब आपको बता दूं कि 3 किताबें जो है ट्रांसलेट की गई, जिसमें कि मेडिकल एनाटॉमी है, जिसमें मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है और मेडिकल फिजियोकेमिस्ट्री है। ये 3 किताबें हैं जो कि तैयार की गई हैं और लंबे जो विशेषज्ञों की टीम जो है लंबे समय तक लगी रही इसका ट्रांसलेशन करने में, और बहुत ही व्यवस्थित रूप से इसको ट्रांसलेट किया गया है, जिससे कि एक सरल भाषा में, आसान भाषा में जो है जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इसको समझ सकें। और जो आगामी जो 15 नवंबर से नया बैच जो शुरू होने वाला है MBBS का, उनमें ये किताबें जो है वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, जिससे कि जो हिंदी की जो में MBBS जो है जो मेडिकल की पढ़ाई है उसकी शुरुआत हो सके। इसका आप देखिए महत्व इस तरह से समझिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल की पढ़ाई है, जो मेडिकल का पूरा जो एक सिनेरियो है वो अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में ही रहा है, लेकिन देश में अगर अंग्रेजी के अलावा हिंदी में अगर इसकी शुरुआत होती है तो जो ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं, जो छात्र आते हैं पढ़ाई के लिए या जो डॉक्टर जो है काम करते हैं ग्रामीण स्तर पर छोटे शहरों में, उनको बड़ी आसानी होगी चीज़ों को समझने में, चीज़ों को लोगों से एक तरीके से मेडिकल से संबंधित, दवाइयों से संबंधित तमाम तरह की सुविधाएं इससे होंगी। बहुत सारे देश ऐसे हैं, अगर हम बात करें तो चीन है, जापान है, फिलीपींस है, जो कि लगातार, रूस है, जो कि अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई करवाते आ रहे हैं लंबे समय से, लेकिन बहुत इंतजार करना पड़ा देश को, और अब जो है इसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है। और मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत आज केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा होने जा रही है, जो कि 3 किताबों का जो है वो लोकार्पण करेंगे, और इसके साथ ही विधिवत रूप से जो है देश में जो है हिंदी में MBBS की पढ़ाई की शुरुआत होगी। ग्वालियर की बात करें, यहाँ पर देखिए जो टर्मिनल का निर्माण होने वाला है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्वालियर सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हालांकि ये सिविल जो एविएशन के तहत इसको बनाया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि ग्वालियर में एयरफोर्स का बहुत बड़ा अच्छा यहाँ पे बड़ा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। तो इस नए टर्मिनल के बनने से कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से भी मजबूती आएगी देश में, और इमरजेंसी में इसका उपयोग सामरिक रूप से भी जो है ठीक है अजीत, वाकई बहुत बड़ा दिन आज मध्य प्रदेश के लिए है। एक और जहां मध्य प्रदेश में आज हिंदी में MBBS की पढ़ाई की शुरुआत वहां पर की जाएगी, साथ ही साथ ग्वालियर को एक नया एयरपोर्ट वहां पर टर्मिनल भी मिलने जा रहा है। तो बहुत बड़ा दिन आज मध्य प्रदेश के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, हमसे बातचीत करने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर इसी कड़ी में अब एक नाम उत्तर प्रदेश का भी जुड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में बताया कि यूपी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर लिया गया है, जिसका लाभ छात्रों को आगामी वर्ष से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इन विषयों के पाठ्यक्रम हिंदी में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस सम्मेलन में 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहली बार 1 लाख कार्यकर्ताओं की संख्या में कोई कार्यक्रम हो रहा है। पंच परमेश्वर सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शंखनाद कर विजय संकल्प की प्रेरणा देंगे। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, काफी बड़ा ये कार्यक्रम है, 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर आ सकते हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां पर देख रहे हैं आप? देखिए चंद्रशेखर, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अपने आप में ये दिल्ली भाजपा का बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता आज रामलीला मैदान में पहुँचने वाले हैं। और भाजपा ने इसको नाम दिया है पंच परमेश्वर। आखिर क्यों पंच परमेश्वर नाम दिया है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संतोष पाल जी। सर, किस तरह का आपका ये पंच परमेश्वर सम्मेलन है?
मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस कार्यक्रम के तहत आज दिल्ली भर से हमारे जो बूथ पर पंच परमेश्वर की बैठक रामलीला मैदान में आयोजित की जा रही है। 1 लाख हमारे बूथ पंच परमेश्वर रामलीला मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का संबोधन सुनेंगे। और जो भ्रांतियां दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में फैला रखी है, आज उन सब बातों को लेकर इनकी पोल भी खोली जाएगी। जितना दिल्ली वासियों को उन्होंने ठगा है, ये सारी जानकारियां हमारे पंच परमेश्वर जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो बूथ पालक हैं, जो बूथ पर काम करने वाले हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, आज उनको यहाँ संबोधित करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व के अंदर भारत का नाम इतना ऊंचा किया है। आज इन सब बातों का जिक्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सर लगता है शंखनाद किया गया है, क्योंकि एमसीडी चुनावों की भी घोषणा अभी तक नहीं हुई, लेकिन क्या एक तरह से कहा जाए कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है दिल्ली के अंदर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। और ये शंखनाद ही है कि आज यहाँ से पूरा शंखनाद होना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हर वर्ग के लिए कार्य किया है, उसकी जानकारी प्रत्येक बूथ तक, नीचे तक दी जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो किस तरह की लगातार तैयारी की जा रही है भाजपा की तरफ से। और करीबन 11:30-12 बजे के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचेंगे और इस पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। शुक्रिया गिरीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा पर वाशिंगटन डीसी में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर भारत की अत्यधिक निर्भरता के मुद्दे पर कहा कि कई पश्चिमी देश बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा केवल भारत ही नहीं है बल्कि कई देश ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। Western world has seen countries moving to coal. Austria has already said, and today did I say that they're going back to coal. Did I see a news item today that in UK the Battersea, one of the oldest legacy thermal units, is back again. It's a beautiful landmark for London, but then matter of fact it is now reviving itself as a thermal unit. So it's not just India. Many countries have gone back. And coal is now going to be back again because I think gas cannot be afforded, or it is not available as much as you want. भारत में डिजिटलीकरण को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि कई सदस्यों के सुझाव हैं कि G20 के दौरान हमें ये दिखाना चाहिए कि हमने अपनी डिजिटल उपलब्धियों में क्या किया है, जैसे आधार या अन्य डिजिटल एप्लीकेशन देश में बड़ी आबादी के बीच अच्छे से काम कर रहे हैं। During the G20, we should showcase what we've done in our digital, achievements in terms of the way in which Aadhaar is spread, the way in which other digital applications have spread in the country. In fact, today in my meeting with the World Bank, President David Malpass himself said that you should now showcase
the deepening of digital applications in India and how common people have accepted it. And he said he will be happy from the World Bank side to work together with India to be able to take it to the other parts of the world. अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आर्थिक मामलों की जानकारी वो रखते हैं। अजय, वित्त मंत्री ने जो वहाँ पर कहा है, सबसे पहला जो उनका जवाब था कोयले को लेकर के, जिस तरह से ये कहा गया कि भारत कोयले का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उदाहरण दिया कि भारत के अलावा अन्य देश भी हैं जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इससे थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पूरे वर्ल्ड का एक कमिटमेंट है कि हमें अब रिन्यूएबल्स की तरफ जाना है और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको रोकना है। तो सभी का कमिटमेंट ये है कि लोग रिन्यूएबल्स पर शिफ्ट करें और जो कोयले के थर्मल यूनिट्स हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन पाबंदी लगाएं, उससे कम ऊर्जा उत्पन्न करें जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो अभी क्राइसिस है रूस और यूक्रेन की वजह से बहुत कम हो गई है। जो रिन्यूएबल्स हैं उसकी प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं। क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको लेकर के बाधा उत्पन्न हो रही है। तो देशों को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वापस थर्मल उस पे वापस लौटना पड़ रहा है। तो एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया कि एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के भारत का क्या रुख है, क्योंकि G20 में प्रेसिडेंसी में एक क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। उस पर वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस वक्त जो पोजीशन है, भारत एक तरफ तो रिन्यूएबल्स की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, जिसमें हम 175 गीगावाट सोलर और दूसरे जो आयाम है उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरे विकसित देश जो लगातार इस बात की एडवोकेसी करते रहते हैं कि हमें एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहिए, वो वापस कोल पे लौट रहे हैं। तो इस बात की उन्होंने इशारा किया कि ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी कि आप जो डेवलपिंग नेशन है उनको आप एक तरह की हिदायत दें कि आप कोयले पे वापस न जाएं और अपने जनता की सुरक्षा के लिए आप वापस कोयले पे पहुंचे। तो यही एक संदर्भ था जिसको वो रेखांकित कर रही थी। जी बिल्कुल। अजय, संक्षेप में एक सवाल और जानना चाहेंगे। डिजिटल, जिस तरह से भारत डिजिटल अभियान चला रहा है, अपने हर काम को डिजिटल रूप से कर रहा है, इसको लेकर भी वित्त मंत्री ने वहां पर जवाब दिया। बिल्कुल सही, लेकिन उससे बड़ा सवाल था G20 में जो प्रायोरिटीज हैं इंडिया की, उसको लेकर के वित्त मंत्री ने कहा कि जो वर्ल्ड बैंक है और पूरी दुनिया अब ये चाहती है कि जो डिजिटल इंडिया का मॉडल है उसको कैसे हम सीखें, कैसे अडॉप्ट करें और अपने देश में रेप्लिकेट करें, वो एक चीज है। लेकिन G20 में कुछ बड़े मुद्दे इंडिया उठाना चाहता है। पहला बड़ा मुद्दा है कि डेट इशू जो लगातार विकसित देश या फिर मल्टीलेटरल एजेंसी की तरफ से कर्ज दिया जाता है, उसकी जो शर्तें हैं उसमें ढील दी जाए, जो कि डेवलपिंग नेशंस के लिए या फिर जो छोटे देश हैं उनके लिए मुफीद हो। दूसरी बात यह है कि वो क्लाइमेट चेंज को रखना चाहते हैं। तीसरा उन्होंने मुद्दा बताया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत है। भारत इसको पिच करता रहा है और कोई एक कंट्री इसको रेगुलेट नहीं कर सकता। तो ये भी कहा कि भारत में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हमने दर्ज किए हैं जिसमें क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल किया गया। तो उसको लेकर के भी ये G20 के मोर्चे पर आने की उम्मीद की जा रही है। तो भारत ये चाहता है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे, उस पर G20 के देश डिस्कस करें और कोई एक वायबल सोल्यूशन दें। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया की जो सफलता है वो एक सभी लोगों ने मुक्त कंठ से इसकी सराहना की है और भारत को सपोर्ट किया है। G20 प्रेसिडेंसी को लेकर, भारत की लीडरशिप को लेकर के बहुत ही सकारात्मक मूड पूरे इस दौरे के दौरान दिखाई। आपको बताएं कि 24 बायलैटरल्स वित्त मंत्री ने की। जो उनके सीए और जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने 25 बायलैटरल्स किए, 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ बैठक की और बहुत ही एक्सटेंसिव मीटिंग के बाद भारत इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो लीडरशिप ले सकता है और G20 के जो देश हैं उनके साथ भी बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है। इंडोनेशिया ने अपनी जो मुश्किलें हैं G20 प्रेसिडेंसी की बताई कि कैसे कोई कम्युनिके नहीं जारी किया जा सका, सभी देश कैसे सहमत नहीं हो पाए, लेकिन सभी को भरोसा है कि भारत इस लीडरशिप को जब दिसंबर 1 से अपने हाथ में लेगा तो काफी सारे मुद्दे वैश्विक स्तर पर ऐसे हैं जिनका समाधान निकालने की कोशिश करेगा और सभी लोगों को एक मंच पर एक सहमत होने का प्रयास भारत की तरफ से किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत अजय इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर हैं। उन्होंने मिस्र के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए वहां की विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात भी की।
इस दौरान एस जयशंकर ने मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने भारतीय समुदाय से मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक दशक में 2 बार होने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। इस अधिवेशन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सरकार और सेना के निर्विरोध प्रमुख के रूप में लगातार तीसरा 5 वर्षीय कार्यकाल मिलने की पूरी उम्मीद है। शी जिनपिंग ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह अधिवेशन आज से 22 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाना लगभग तय है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बने 1 सदी हो चुकी है और 70 साल से वो चीन की सत्ता में काबिज है। दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों में ज्यादातर बड़े फैसले राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ही लिए जा चुके होते हैं। भले ही राजनीतिक सत्ता पर शी की पकड़ बरकरार है, पर बाकी मुद्दों पर बढ़ते दबाव का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसमें तेजी से धीमी होती अर्थव्यवस्था, तकनीक के क्षेत्र के दिग्गजों पर सरकार की कार्रवाई और सख्त कोविड रणनीति का आर्थिक असर भी शामिल है। आज सुबह नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के JNL स्टेडियम से वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2022 की शुरुआत की गई। इस हाफ मैराथन को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने JNL स्टेडियम में प्रीमियर रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं बड़ी संख्या में प्रतिभागी इस रेस में शामिल हुए। ICC T20 विश्व कप का आगाज आज से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में आज से क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे, जो कि 21 अक्टूबर तक चलेंगे। आज पहले दिन ग्रुप स्टेज के मुकाबले में श्रीलंका का मुकाबला नामीबिया से होगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में UAE की टीम नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और इस बुलेटिन के ठीक बाद आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम टोटल हेल्थ। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडा सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। जेलों की बदलती तस्वीर, कैदियों को मिल रहा है 5 स्टार होटलों जैसा खाना, तो कहीं कैदी कर रहे हैं आलीशान दिवाली की तैयारी। नासिक की एक जोड़ी ने की पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल, बनाया है इको फार्म स्टे। तो दिव्यांग हेतल भाई युवाओं को दिखा रहे हैं एक नई दिशा। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। डॉक्टर फौजिया खान महाराष्ट्र से भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की सदस्य हैं। एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे एक शिक्षाविद भी हैं। पहले मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता था कि ये एक डर्टी फील्ड है जिसमें हम जैसे लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन मेरी फैमिली के आग्रह की वजह से कि जो तुम छोटा सा काम कर रही हो वही काम एक बड़े प्लेटफॉर्म से हो सकता है, व्हाई नॉट। ऐसे ही मैं इलेक्ट हुई हूँ राज्यसभा में। कोविड का लॉकडाउन आ गया, उसके बाद